गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं थार्नडाइक का सिद्धांत। क्या क्या त्रुटियां थी, क्या क्या प्रयास था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। इससे रिलेटेड कितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा चीज़ अपन एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स अपन कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं टाइप के जो सिद्धांत है उसको आप प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पूरा का पूरा अपन कंप्लीट करेंगे और बहुत आराम से चीज़ें याद होंगी। सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके सिद्धांत से आ सकता है वो सारा हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन थार्नडाइक के बारे में बताएं तो इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी बच्चे। थार्नडाइक थे कौन? तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इसी वजह से इनको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्हीं को पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी इन्हीं को कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम में, याद रखना है। मैं बात कर रही हूँ थार्नडाइक के बारे में। 3 पॉइंट्स मैंने पहले क्लियर किया कि इनको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी इनको जाना जाता है, और साथ में प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी इसे ही कहा जाता है। प्रश्न में सीधे ही आ जाएगा कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक को कहा जाता है। अब इनको क्यों कहा जाता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। देखिए थार्नडाइक मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए थे, तो वो थार्नडाइक ने दिए थे। ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही अपन डिस्कस करेंगे, इधर उधर की कोई बातें नहीं होंगी। तो मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए थे? अधिगम मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब मैंने आपको बताया था सीखना, है ना, लर्निंग, जिसके लिए इंग्लिश में हम प्रयोग करते हैं। तो सीखना, सीखना को अधिगम कहा जाता है। और इस अधिगम का सबसे पहला नियम किसने दिया था? तो इस अधिगम का सबसे पहला नियम थार्नडाइक ने दिया था। बोलो याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं कि जो थार्नडाइक है ना, इन्होंने अपनी 2 पुस्तकों की रचना की थी भाई। एक पुस्तक है इनका शिक्षा मनोविज्ञान, और इसी शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक में इन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अभी हमने ऊपर देखा कि जो थार्नडाइक है, इन्होंने ही सबसे पहले अधिगम का शिक्षा दिया था। सबसे पहले अधिगम के लिए नियम किसने बनाया था? तो वो किसने बनाया था? थार्नडाइक ने बनाया था। इसी वजह से ही इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था। क्यों कहा जाता है समझ आ गया? क्योंकि थार्नडाइक ही हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 2 टाइप से प्रश्न बन जाएगा कि जो थार्नडाइक है उन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन कहाँ किया है, या उन सबको कहाँ पर संकलित करके रखा है। तो उनकी पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें उन्होंने अधिगम के सिद्धांत को दिए हैं। दूसरा, इनका जो पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, उसे ही थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया थार्नडाइक ने 2 पुस्तकों की रचना की है भाई। सबसे पहला पुस्तक इनका क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। खासियत क्या है कि इसमें ही इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और ये जो शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक है, इसी को इंग्लिश में थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी। इनका दूसरा पुस्तक का क्या नाम है? एजुकेशन साइकोलॉजी। दूसरा पुस्तक का क्या नाम है? एजुकेशन साइकोलॉजी एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थार्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। तो आपको ध्यान रखना है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो इसमें एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा किया गया है। तो एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थार्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? थार्नडाइक के द्वारा लिखी गई। दोनों पुस्तक याद रहेगा क्या? पहला मैंने बताया शिक्षा मनोविज्ञान, और दूसरा मैंने क्या बताया? एजुकेशन साइकोलॉजी। ये किसके बारे में है? एनिमल के बारे में बताया गया है। एनिमल कितने इंटेलिजेंट होते हैं, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। आगे बात करेंगे। अब देखो थार्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या है, यहां से प्रश्न बन जाता है। जो थार्नडाइक ने सिद्धांत दिया था, अभी जिसके बारे में हमने चर्चा किया है, ठीक है, इनके जो सिद्धांत हैं इनको बहुत सारे नाम से जाना जाता है बच्चे। जैसे कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये तो बहुत लोगों को याद होगा क्योंकि ये इनके नाम से ही फेमस है ना। और दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत। ये दोनों आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 3 पॉइंट है ना जो आपने याद रखना है, क्योंकि प्रश्न में सीधा सीधा पूछ लेगा। जैसे कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप तो नहीं पता ना, आपको तो ये पता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने। अब आप कैसे याद रखेंगे कि संयोजनवाद का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया है? तो आपको इसीलिए याद रखना है कि थार्नडाइक के जो सिद्धांत है उसको ही बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, दूसरा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और चौथा है संयोजनवाद का सिद्धांत, और 5वां है संबंधवाद का सिद्धांत। अब इसको बहुत आराम से आप याद रख सकते हो। देखो, जो प्रयत्न करेगा उसे भूल भी होगी, प्रयास करेगा उसे त्रुटि भी होगी, उद्दीपन अनुक्रिया के
द्वारा ही आदमी सीखने की कोशिश करता है और संयोजन के द्वारा ही आदमी जो है सीखने का प्रयास करता है और फाइनली संबंधवाद के माध्यम से आदमी सीख भी जाता है। एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं, बाकी जैसे आप याद रख सको वैसे रखो, लेकिन रखना पड़ेगा। ठीक, तो थार्नडाइक के सिद्धांत को बहुत सारे नामों से जाना जाता है बच्चे। सबसे पहले प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? थार्नडाइक का सिद्धांत है। दूसरा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये भी थार्नडाइक का सिद्धांत है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये भी किसका है? थार्नडाइक का है। संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये पांचों एक ही सिद्धांत है जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हर भाई हर बहन जो कि शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहा है, अगर वो सच में सीरियस है इस एग्जाम को लेकर के, तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हर एक चैप्टर बिल्कुल फ्री में और एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, कोई इधर उधर का बात नहीं होगा। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ वही चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सच में चाहते हैं एग्जाम क्लियर करना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्या करना है, दूसरा काम आपको यह करना है कि पेन और कॉपी लेकर के बैठना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। गलती से भी ये गलती मत करना कि वीडियो देख करके मैं याद कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। मुश्किल से मेरे जो वीडियोस हैं वो 10 से 15 मिनट के वीडियो होते हैं। एक एक वीडियो को आपको लिखने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेगा। अगर मान लीजिए आप पॉज करते करते जाते तो 20 से 25 मिनट लगेगा, लेकिन आपको लिखना है, नोट्स बनाना है। जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ स्लाइड में, वैसे ही आपको बनाना है। देखो बेटा, 3D इमेज के माध्यम से आपको चीज़ों को सिखाया जा रहा है ना। इसमें बहुत मेहनत लगती है इस टाइप का कंटेंट रेडी करने में, लेकिन आप लोगों के माइंड में यही चीज़ें हैं जो जा करके छपती हैं। इसी वजह से ही मैं 3D इमेज के माध्यम से आपको चीज़ों को पढ़ाने की और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपका काम क्या है कि आपको एक पेन कॉपी लेना है और नोट्स लेकर के नोट्स बनाना चालू करना है और अपने राइटिंग में लिखिए और चीज़ों को याद कीजिए। कब? जब आप सीरियस हैं कि हाँ आपको एग्जाम क्लियर करना है, ये तब की बात है। कोई टाइम पास कर रहा है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? तो चलिए, ये पॉइंट हमारा याद हो गया। थार्नडाइक के सिद्धांत को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, यहां तक तो याद रहेगा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और उसके बाद है आपका संयोजनवाद तथा संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, ये जो थार्नडाइक महोदय है ना, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे प्रयोग किए थे, क्योंकि सबसे पहला नियम तो इन्होंने ही दिया ना अधिगम का। तो क्या प्रयोग किया था तो याद रखना है। सबसे पहले जो थार्नडाइक महोदय है ना, उन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया। सीधे प्रश्न बन जाता है यहां से कि जो थार्नडाइक महोदय है उन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। अब आपको ये इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। ये बिल्ली क्या थी? तो ये बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था। इस बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया था और ये जो बिल्ली है ना बहुत ज़्यादा भूखी थी। कैसी थी ये जो बिल्ली है? ये बहुत ज़्यादा भूखी थी और उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया था। अब क्या किया गया? पिंजरे में बंद है ये बिल्ली और भूख भी उसको बहुत तेज़ लग रही है, और इस पिंजरे के जस्ट बाहर ही यहाँ पर आप देख रहे हैं मछली को रख दिया गया था, मृत मछली को रख दिया गया था। ठीक है, इस डायग्राम में देखो क्लियर दिया गया है। ये क्या है? एक बॉक्स है, ठीक है। इसके नीचे में क्या लगी हुई है? सिटकिनी लगी हुई है, ठीक है। ये बिल्ली है और ये इसका दरवाजा है। अब ये क्या है? इसकी सिटकिनी है ना। सिटकिनी आप बोल सकते हैं, बिल्ला आप बोल सकते हैं, जो आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। तो एक पिंजरा है जिसमें एक भूखी बिल्ली को रख दिया गया, और इस भूखी बिल्ली के सामने में यहाँ पर एक मृत मछली को रख दिया गया है। बिल्ली उसको देख रही है, स्मेल भी कर रही है कि सामने में मछली है, लेकिन वो तो पिंजरे के अंदर बंद है ना। अब वो कैसे बाहर निकले? और इसके अंदर में क्या रखा गया है? एक सिटकिनी भी लगा दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये सिटकिनी को भी इसके अंदर में लगा दिया गया है। ये प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि बिल्ली कितने टाइम में सीखेगी दरवाजा खोल करके बाहर आना, क्योंकि भाई जब आदमी को भूख लगता है ना तो सब कुछ कर सकता है वो। उसको उस टाइम पर बस ये चाहिए होता है कि मुझे खाना चाहिए, मतलब चाहिए, फिर चाहे किसी भी कीमत पर मिले। तो यही प्रयोग कर रहे हैं कौन? आपके थार्नडाइक। तो थार्नडाइक ने सबसे पहला प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। अब इस कहानी का एंडिंग क्या हुआ? थोड़ा सा सस्पेंशन हो रहा होगा आप लोग को, देखते हैं। देखिए, तो बिल्ली को मछली मिल गई सामने में रखी हुई, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है ना। फिर क्या हुआ? तो देखिए, अब यहाँ पर प्रयोग किस पर हम कर रहे हैं? प्रयोग किस पर कर रहे हैं? तो प्रयोग किया जा रहा है बिल्ली पर। तो इसीलिए जिस पर प्रयोग किया जा रहा है वो आपका अनुक्रियाकर्ता कहलाता है। ठीक है, अनुक्रियाकर्ता कौन कहलाता है? जिस पर आपका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और उद्दीपन किसको कहते हैं? उद्दीपन मतलब जिसको भोजन के रूप में रखा गया है। आपको ये पॉइंट क्या क्लियर है? जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? उसको अनुक्रियाकर्ता कहते हैं। जो करता है, जो कर्म को कर रहा है, जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं, है ना, जो सीख रहा है, तो वही जो करता है उसको अनुक्रियाकर्ता कहते हैं। और यहाँ पर अनुक्रियाकर्ता कौन है? बिल्ली है। और उद्दीपन मतलब होता है बच्चे भोजन, और भोजन के रूप में किसको रखा गया? मृत मछली को रखा गया। डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा आप लोग को, है ना। चलिए आगे बात करते हैं।
अब देखो हुआ क्या। तो कई बार उस बिल्ली ने क्या किया, पिंजड़े में अनेक क्रियाएं करती रही, अचानक लीवर पर उसका पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया। ये देखो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये अंदर में जो ब्लू कलर की चीज रखी हुई है, ये ब्लू कलर की चीज क्या है, ये ब्लू कलर की जो चीज रखी हुई ना, ये लीवर है। लीवर मतलब ये कि अगर उस लीवर पर बिल्ली का पंजा पड़ जाता तो गेट जो है ना वो अपने आप खुल जाती, ठीक है, और फाइनली वो मछली तक पहुंच जाती। अब बिल्ली को लग रही बहुत ज्यादा भूख, सामने में मछली भी पड़ी हुई है, अब वो इधर से उधर घूम रही है, परेशान हो रही है कि ये दरवाजा कैसे खुले कैसे खुले कैसे खुले। तो इधर उधर घूमने के क्रम में अचानक से उसका जो पंजा है ना वो जाकर इस लीवर पर पड़ जाता है। लीवर का मतलब क्या है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, बिल्लस टाइप का, ये आपका लीवर है। तो इधर उधर टहलने के चक्कर में अचानक से उसका जो पैर है वो उस बिल्लस पर पड़ जाता है, उस लीवर पर पड़ जाता है। जैसे ही उस लीवर पर उसका पंजा पड़ता है, दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है, ठीक है, और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो अनुबंधन कहलाता है। यहाँ पर एक बिल्कुल फैक्ट पॉइंट बोला गया है कि अनुक्रिया के द्वारा, अनुक्रिया मतलब प्रयोग के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया, उद्दीपन को अब आप यहाँ पर भोजन भी बोल सकते हो और लक्ष्य भी बोल सकते हो। तो प्रयोग के द्वारा या कोशिशों के द्वारा जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना सीख जाते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। मनोविज्ञान पढ़ रहे हो भाई, है ना, ऐसे ऐसे शब्द सीखने ही पड़ेंगे। तो अनुबंधन क्या होता है समझ आया। तो प्रयोगों के द्वारा या अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को जब प्राणी सीख जाता है ना तो उसे क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। क्या चीजें क्लियर है, बिल्कुल आराम से क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं फिर से बताऊंगी बच्चे, कंटेंट रेडी करने में और इस प्रकार से 3D इमेज आप लोगों के लिए बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर से कर देंगे, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देंगे, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर मेहनत किया जा रहा है, ठीक है, और 100% अपना दिया जा रहा है कि जितने टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसलिए चैनल को जल्दी से लाइक आप करेंगे और जरूर से करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ में अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दें, अगर सच में शिक्षक भर्ती में पोस्ट लेना है तब की बात है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए कक्षा में उपयोगिता, तो ये चीज तो हमको समझ आ गया ना, अनुबंधन क्या है। तो प्रयोगों के माध्यम से, कोशिशों के माध्यम से जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना सीख जाते हैं ना, उसे ही क्या कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है। अब कक्षा में इसका प्रयोग कब किया जाता है, अधिगम की उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि कक्षा में अधिगम की क्या उपयोगिता है। तो देखो, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों से जब आप बार बार प्रयास करते हैं, जैसे आप मैथ्स के स्टूडेंट है, एक बार प्रश्न नहीं बना, दूसरे बार नहीं बना, तीसरे बार नहीं बना, तो जब तक आपसे ना बने आगे नहीं बढ़ना है, बार बार आपको उसको सिखाने की कोशिश करना चाहिए। तो बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों को त्रुटि संभव हो जाती है। अब बच्चे जब बार बार कोशिश करेंगे तो गलती तो होगी ना भाई, गलती होगी तभी तो ना आप सीखेंगे। अब देखो, शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। जब कोई बच्चा है, ठीक है, वो शुद्ध उच्चारण करना कैसे सीखेगा, जब आप उससे बार बार बोलोगे बोलने के लिए, बार बार बोलोगे बोलने के लिए। अब कोई बच्चा है तोतला है, तोतलाता है, अब उसको आप बोलोगे स सरोता का बोल, तो क्या बोलेगा, ता तलोता ता, ठीक है। एक बार बोलेगा ता तल होता था, दो बार बोलेगा ता तल होता था, लेकिन आप बार बार जब उसको बोलने के लिए बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर सरोता का बोलना वो सीख ही जाएगा, है ना। तो यही बताया गया है कि बार बार बिल्ली क्या कर रही थी, पिंजड़े में इधर से उधर घूम रही थी, इधर से उधर घूम रही थी, कैसे निकलूं कैसे निकलूं कैसे निकलूं। सडनली उसका पैर जो है जाकर के उसमें पड़ गया बिल्ला में, जिसके बाद क्या होता है, वो दरवाजा खुल जाता है और जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यही है कि अगर मान लीजिए कोई एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद आप नाकामयाब हो रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ पर हो रही है। पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि आप गलती कर कहाँ पर रहे हैं, क्या आप गलत जगह पर मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सही जगह पर मेहनत कर रहे हैं तो क्या चीज़ में आप चूक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक आप सीख ही जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो थार्नडाइक के हम नियम की बात करते हैं। थार्नडाइक का क्या नियम है बच्चे, तो थार्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। एक जो नियम है इसको मुख्य नियम कहा जाता है और एक जो नियम है उसको गौण नियम कहा जाता है। याद रखना है बिल्कुल कि थार्नडाइक ने कितने नियम दिए थे, थार्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। एक नियम मुख्य नियम कहलाता है, वहीं जो दूसरा नियम है ये गौण नियम कहलाता है। अब यहाँ पर मुख्य नियम की संख्या कितनी है, 3 है, और गौण नियम की संख्या कितनी है, 5 है। अब बस इतना ही पढ़ लो, तुम्हारे लिए काफी होगा। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं ना वो चले जाओगे 12 के भाव में, ठीक है। मुख्य नियम दिए थे तो 3 दिए थे, तो ये तीन नियम कौन कौन से ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो ऑप्शन में दे दिया क्या ये था क्या ये था क्या ये था या इनमें से कौन नहीं था, फिर कैसे करोगे। तो आपको हर चीज डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और हर चीज यहाँ पर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। पढ़ना नहीं पढ़ना ये आपके ऊपर है बच्चे, लेकिन मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी, ठीक है। तो मुख्य नियम कितने थे, इनके 3 थे, और गौण नियम कितने दिए थे, 5 थे। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फिलहाल याद रखना है कि थार्नडाइक ने कितने नियम दिए, तो 2 नियम दिए, 3 मुख्य नियम था और 5 आपके गौण नियम थे। चलिए चर्चा करते हैं कि क्या क्या मुख्य नियम
नियम थे। तो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, लर्निंग लॉस ऑफ थॉर्नडाइक, ठीक है। इसने सीखने के कितने नियम दिए, आप कितने प्रकार से सीख सकते हो यार, ये चीज बताया था छोटा सा रूप में अगर मैं बोलूं तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या था, तो पहला है आपका प्रभाव का नियम, ठीक है, जिसको लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। दूसरा है आपका तत्परता का नियम, इसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहा जाता है, तत्पर होना, बिल्कुल व्याकुल हो जाना किसी चीज को सीखने के लिए, भाई मुझे सीखना है मतलब सीखना है। और तीसरा है अभ्यास का नियम, बार बार प्रैक्टिस करो, कैसे नहीं सीखोगे, सीखना पड़ेगा झक मार के तुमको, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताया। एक बताया लॉ ऑफ इफेक्ट का नियम, मतलब किसी के प्रभाव का आप पर क्या असर पड़ता है। जैसे कि मैं जो डायग्राम पीछे आपको बताई थी वो 3D डायग्राम था, अगर लिखा हुआ चीज आप भूल भी जाएंगे पर वो डायग्राम आपके माइंड में सेट हो चुकी होगी, मतलब उस डायग्राम ने एक प्रभाव आपके माइंड में बना लिया है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है तत्परता का नियम, अगर सच में किसी एग्जाम को लेकर के आप सीरियस हैं और चाहते हैं कि मुझे उसमें सक्सेस मिले, तो आप चैन से सो ही नहीं सकते हो यार, आप बार बार पढ़ोगे उठोगे, बार बार पढ़ोगे उठोगे, ये तत्परता होता है। किसी चीज को जानने के लिए जो बेचैनी होती है ना, उसको हम तत्परता कहते हैं। किसी चीज को सीखने की जो बेचैनी होती है उसे हम तत्परता कहते हैं, ठीक है। अभ्यास का नियम क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस करना, ये होता है आपका अभ्यास का नियम। तो 3 नियम याद रहेगा, मुख्य 3 नियम कौन कौन सा, तो लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम जिसको लॉ ऑफ रेडीनेस कहा जाता है, और तीसरा है अभ्यास का नियम जिसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अभ्यास का नियम क्या है, नीचे से समझाना चालू कर रही हूँ, ठीक है। बहुत आराम से चीजें समझ आएंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस लेकर के आप बैठिए, वीडियो के खत्म होते तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, मेरी गारंटी है। अभ्यास का नियम क्या है, तो देखो थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार करने या दोहराने से वह उसे जल्दी ही सीख जाता है या याद कर लेता है, लेकिन उसे छोड़ देने पर उसे भूल जाता है। जैसे कि मान लो मैथ्स में मैं आपको परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अब जब तक परसेंट का टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक मैं आपको परसेंटेज ही पढ़ाऊंगी। तो जब तक आप परसेंट पढ़ रहे हैं, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आप उस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ऑटोमेटिक परसेंटेज सीख जाएंगे। लेकिन क्या होगा, फिर कुछ टाइम बाद जब परसेंटेज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया, फिर मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया, मान लो वर्क एंड टाइप का टॉपिक स्टार्ट किया, अब आप पूरी तरीके से घुस गए हो किसमें, वर्क और टाइम में, और आप परसेंटेज को छोड़ दी हो प्रैक्टिस करना, तो ऑब्वियस ही बात है परसेंट में क्या क्या रूल्स मैंने बताए हैं वो आप भूल ही जाएंगे। इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ पढ़ने का तरीका और याद करने का तरीका यही है। अगर आप सच में, आप लोगों की प्रॉब्लम है कि हम एक बार याद करते हैं चीजें, उसके बाद फिर दोबारा उसको भूल जाते हैं, तो उसका रीजन यही है कि पीछे की चीज को आप छोड़ देते हो और आगे चीजों को आप याद करने लगते हो। तो आगे की चीज को याद करो, लेकिन थोड़ा सा समय लेकर के आप पीछे के पेज को भी पलटिए, तो इससे करने से ये होगा बच्चे कि आप कोई भी चीज को नहीं भूलेंगे, है ना। तो अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने भी यही दिया कि अगर आप बार बार किसी एक काम को करते हैं तो आप उस चीज को सीख जाते हो या याद कर लेते हो, लेकिन जब आप उस काम को छोड़ देते हैं ना, फिर क्या होता है, आप उसे भूल जाते हैं, ठीक। चलिए दूसरा है आपका प्रभाव का नियम। अब ये प्रभाव का नियम क्या है, तो थॉर्नडाइक यह नियम बताता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उससे वह बार बार करता है, तथा जिन कार्यों से असंतोष मिलता है तो उन्हें वह नहीं करना चाहता। एकदम सीधा सा और सिंपल सा बात है भाई, एकदम सबके लाइफ का फंडा है कि जिस काम को करने में आपको अच्छा लग रहा है आप उस काम को बार बार करोगे। जैसे कि आपको रील्स देखना अच्छा लग रहा है, तो आपका मूड नहीं है तभी आप ऑटोमेटिक मोबाइल को पकड़ोगे और रील्स चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, रील्स देखोगे, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है ना उसको करने में। लेकिन आपको पढ़ाई करना नहीं पसंद है, आप नहीं करेंगे उसको, समझ रहे हो ना। तो इसमें घाटा ही घाटा है बच्चे। लेकिन यह होता है प्रभाव का नियम। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो पढ़ाई करना मेरा फैशन है, ठीक है, मेरे को बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, मेरे को पढ़ाने में मैं नया नया तरीका निकालती हूँ कि बच्चों को कैसे इजिली मैं उनको याद करवा सकूं। अगर कोई कठोर शब्द है, कठिन शब्द है, उसको मैं कैसे तोड़ूं और बच्चों के सामने परोसूं कि एक बार में उनको याद हो जाए, ये मेरा फैशन है, मुझे इस काम में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप मेरे को कोई और काम दे देंगे, कोई दूसरा काम दे देंगे कि भाई तुम जाकर के बैंक का काम करो, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ना उसमें, या तुम बोलोगे कि जाकर आप कोई सरकारी नौकरी करो, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो मैं वो काम कर भी नहीं पाऊंगी। तो यही यहाँ पर बोला गया प्रभाव। जिस चीज को करने में आपको अच्छा लग गया, आपको संतोष मिल गया, मतलब उस काम को आप करोगे ही करोगे। क्लियर। तो ये होता है आपका प्रभाव का नियम। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तत्परता का नियम। अब ये तत्परता का नियम क्या होता है, तो देखिए थॉर्नडाइक का यह नियम हमें यह बताता है कि जब कोई प्राणी किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होता है या उस कार्य को करने में उसे आनंद आने लगता है तो उस कार्य को जल्दी ही कर लेता है, तथा जिस कार्य को करने में उसे रुचिपूर्ण नहीं लगता उस कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता। ये भी वही बात है कि मान लीजिए हमको करना अच्छा, चाहे मन रहे चाहे मत रहे, अब किसी काम को करने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो उस काम को आप फटाफट एकदम निपटा लोगे। लेकिन कोई काम है जो आपको करने में
मज़ा ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपकी इच्छा नहीं उस काम को करने में, तो उसको आप टालते रहोगे टालते रहोगे टालते रहोगे, और मजबूरी हो गई तो एकदम आराम से जो 5 मिनट में हो सकता है उसको 10 मिनट में आप खत्म कर रहे हो, है ना। ये होता है तत्परता का नियम। मतलब जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हम उस काम को जल्दी फटाफट बिल्कुल निपटा लेते हैं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो हमको घंटों समय लग जाता है। ये बताया गया है तत्परता का नियम। तो बोलो तीनों नियम क्लियर है कि नहीं है? आ गया ना समझ में? तत्परता का नियम क्या होता है, प्रभाव का नियम क्या होता है, सब हमने पढ़ लिया, हमको चीजें समझ भी आ गई हैं बहुत आराम से, है ना। अब हम बात करेंगे गौड़ नियम के बारे में। तो मुख्य नियम 3 बताया गया था, तीनों नियम हमने देख लिया। एक आपका तत्परता का नियम, एक आपका प्रभाव का नियम, और एक आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास करने से क्या होता है, तत्परता से क्या होता है, और प्रभाव क्या होता है। अब हम बात करेंगे गौड़ नियम के बारे में। तो थार्नडाइक महोदय ने गौड़ नियम 5 प्रकार का दिया है भाई। कौन कौन सा है? तो एक है आपका बहुप्रतिक्रिया। क्या है पहला? बहुप्रतिक्रिया। देखो थोड़ा सा अगर मान लीजिए टाइपिंग मिस्टेक होगा तो आप समझ लेना यार, है ना। पहला है आपका बहुप्रतिक्रिया, दूसरा है आपका मनोवृत्ति क्रिया, तीसरा है आशंका क्रिया या फिर आंशिक क्रिया बोल सकते हैं आप इसको, चौथा है आपका आत्मीकरण की क्रिया, और पांचवा है आपका सहचर्य क्रिया। अब ये क्या चीजें हैं देखते हैं इनके बारे में भी डिटेल में। सबसे पहले देखेंगे हम बहुप्रति का नियम, गौड़ नियम के बारे में बता रहे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इसका बहुप्रतिक्रिया का नियम। अब ये बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या होता है तो समझेंगे। इस नियम का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक व भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। इसे ही हम बहुप्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे कि नया नया कुछ काम करना आप चालू किए हो, ठीक है, नया नया किसी काम को आप पकड़े हो, तो उसको क्या करोगे आप, उसको सीखने के लिए आप बहुत टाइप का प्रयोग करोगे, है ना, बहुत प्रकार की प्रतिक्रियाएं आप करेंगे ताकि वो काम आपकी जल्दी से निपट सके। इसको हम बहुप्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नया नया चैनल बनाई हूँ, अब मुझे क्या करना है, अपने चैनल को ग्रोथ करवाना है, तो अब इसमें मेरे दिमाग में नया नया चीज़ चलते रहता है, नया नया आइडिया चलते रहता है कि क्या मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, क्या मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, क्या मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, या फिर मैं वीडियो ही मत बनाऊँ, है ना। तो नया नया तरीका जब हम अपनाते रहते हैं उसे बहुप्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। याद हो गया? चलो दूसरा देखते हैं मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति के नियम क्या होता है? मनोवृत्ति के नियम को इंग्लिश में लॉ ऑफ डिस्पोजिशन कहा जाता है। अब ये क्या है भाई? तो देखो इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं, आया क्या समझ में? मतलब मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो और उस काम को करने के लिए आपका मन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आपकी इच्छा नहीं है, तो उस काम को आप कभी नहीं सीख सकते हो। जैसे कोई लड़की है, मान लो उसकी मम्मी उसके पीछे जिद करके पड़ी हुई है कि बेटा सिलाई सीख ले, सबका कपड़ा सिलेगी, काम आएगा, शादी के बाद भी काम आएगा, पर उस लड़की को इंटरेस्ट ही नहीं है सिलाई सीखने में। तो जहां उसके साथ में काम करने वाले लोग 5 महीने में उस सिलाई को सीख गए, वहीं इसको 1 साल हो गया फिर भी ये नहीं सीख पाई। रीजन क्या था? क्योंकि इसको इंटरेस्ट ही नहीं है ना उस काम को करने में। जैसे मेरे को कंप्यूटर चलाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अब मुझे चाहे आप 1 बार सिखाओ, 2 बार सिखाओ, 10 बार सिखाओ, पर मैं उसको नहीं सीख सकती जब तक कि मेंटली मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर ना हो जाऊं कि मुझे सीखना है। यही होता है आपका मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति मतलब मन की वृत्ति, मन की इच्छा। यही यहाँ पर बताया गया है कि आप उस काम को उसी अनुपात में सीखते हैं जिसमें आप उसको मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। ये होता है मनोवृत्ति, मन की इच्छा। क्लियर? चलिए तीसरा है आपका आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया क्या होता है भाई? तो देखिए इस नियम का अनुकरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देता है। आया क्या समझ में? तो आंशिक क्रिया क्या होती है? तो इस नियम का अनुकरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। जैसे कि इंग्लिश का एक लंबा चौड़ा कोई सेंटेंस है, ठीक है, या ये बोल दूं कि इंग्लिश का एक लंबा चौड़ा शब्द दे दिया गया है जिसका आपको उच्चारण करना है, पर आप उसको नहीं बोल पा रहे हो, तो आप क्या करो? तो हमको बचपन में सिखाया जाता था ना कि जिस चीज का आप स्पेलिंग नहीं बना पाते हैं, जिसको आप बोलने नहीं सकते हैं, उसको 2-3 भाग में बांट दो, ठीक है, 2-3 भागों में बांट करके फिर आप उसको पढ़ो। अगर मान लीजिए किसी की स्पेलिंग आपको याद नहीं हो रही है तो उसको 2-3 भागों में बांट करके आप पढ़ो, तो चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। बस उसी क्रिया को आंशिक क्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी काम मान लो आपको बहुत कठिन लग रहा है तो एक ही बार में उसको मत करो ना, उसको छोटा छोटा भाग में बांट लो, और छोटा छोटा भाग में बांटने के बाद जब आप उस काम को करते हैं तो काम आसान भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाएगा। यही क्रिया क्या कहलाती है? आंशिक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है आपका आत्मीयकरण का नियम। अब ये आत्मीयकरण क्या होता है भाई? तो देखिए जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभव और प्रयत्न को स्मरण करता है, उनसे तुलना करता है,
कि उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। आया क्या समझ में? जैसे मान लीजिए अभी प्रेजेंट में आप कहीं काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, या ये बोलूं कि मान लीजिए पास्ट में आपका काम बहुत सही चल रहा था, आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि आपको उस काम को छोड़ना पड़ गया। अब प्रेजेंट में आप फिर से उस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो आप इस काम को स्टार्ट करने से पहले आपके पास्ट के जो भी अनुभव थे, आप किस प्रकार से उस काम को किया करते थे, कैसे आपका चैनल ग्रोथ किया था या क्या हुआ था। मैं अपनी एग्जांपल दे दूं तो पहले मैं जिस चैनल पर काम किया करती थी उसका मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन किसी कारणवश मुझे उस चैनल को छोड़ना पड़ा। अब मैंने अपना नया चैनल बनाया है, अब मुझे इस नया चैनल पर वर्क करना है, तो यहाँ पर मेरी शुरुआत अब शून्य से नहीं होगी ना, अब मेरी शुरुआत होगी अनुभव से कि मैंने उस चैनल का कैसे ग्रोथ करवाया था, मैं कैसे मेहनत की थी, मैं कैसे उस पर वीडियो बनाना चालू की थी। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है, आत्मीयकरण का मतलब होता है आप अपने अनुभव के माध्यम से जब नई शुरुआत करते हैं और समस्या का समाधान खोजते हैं तो उसे ही आत्मीयकरण का नियम कहा जाता है। पहले ही बोलियो बच्चे, जिसको भी ईमानदारी के साथ शिक्षक भर्ती का पोस्ट लेना है, टेट सीटेट क्लियर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाऊंगी कि आपके भेजे में वो बात घुस ही जाएगी और दोबारा आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ईमानदारी से चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर सच में आप चाहते हैं अपना सिलेक्शन तब। ठीक है, चलिए, तो आत्मीयकरण का नियम आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे सहचार्य परिवर्तन का नियम। देखो, शब्द ऐसे ऐसे होते हैं ना जिसको तुम पढ़कर नहीं समझ सकते, इन्हीं शब्दों को सरल भाषा में आपके सामने परोसने का काम मैं करती हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है, यह मेरा जो है इंटरेस्ट है इस काम को करने में। तो सहचर्य का परिवर्तन का नियम क्या होता है? तो देखिए, अधिगम के गौड़ नियम का अंतिम और पांचवा नियम है कौन सा? सहचर्य परिवर्तन का नियम। किसका? गौड़ नियम का। सहचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है? तो इस नियम के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थिति में किया जाता है। मतलब क्या है? सिंपल सा है कि आपके पास जितना भी ज्ञान आया है उस ज्ञान का प्रयोग आप अलग अलग फील्ड में भी करोगे। जो भी आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान का प्रयोग आप अलग अलग फील्ड में करके उन काम को भी बहुत पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सहचर्य का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहचर्य का नियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लिया। इन्होंने कितने नियम दिए थे हमने ये जान लिए। मुख्य नियम 3 होता है, गौड़ नियम 5 होता है, पांचों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। एक एक चीज आपको मैंने एक्सप्लेन करके समझा दिया। और अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज चैनल को लाइक करेंगे, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। कमेंट करके भी मुझे बताइए। लाइक करने से बच्चे आपको कुछ नहीं होता है, पर मुझे जरूर क्या मिलती है, एक हिम्मत मिलती है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए फिर से ऐसे ही वीडियो लाऊं जिससे कि आप लोग इंटरेस्ट के साथ देखें। लेकिन जब मेरे लाइक नहीं मिलते हैं तो मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि बच्चों को क्या मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से लाइक कमेंट करके मुझे जरूर से बताया करें अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तब। चलिए, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर जल्दी सी।